नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MIS स्टडी सर्किल में। आज हम लोग उत्तराखंड बजट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम है, PCS हो, लोअर PCS, समीक्षा अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड बजट 2023-24। ठीक, बजट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 202 के अनुसार, ठीक, राज्यपाल वर्ष भर का जो लेखा जोखा है वो सदन में प्रस्तुत करवाता है। और करता कौन है? वित्त मंत्री, या अगर वित्त मंत्री मौजूद नहीं है तो मुख्यमंत्री करते हैं। तो जो हमारा बजट है इस बार का, वो प्रस्तुत किया गया 15 मार्च 2023 को प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। ठीक, जिसके कुछ प्रमुख अंश के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बजट जो है वो है 77,407.8 करोड़ रुपए का, जिसमें 76,500 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। देखिए, बजट जब आप पढ़ते हैं तो कई सारे इकोनॉमिक टर्म्स आपके सामने आते हैं, उसके बारे में भी हमें ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। जैसे रेवेन्यू रिसीट से आप क्या समझते हैं, अर्थात राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, राजस्व व्यय क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें दो के बारे में हम लेक्चर के बाद डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स, और 9,046 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटे का भी अनुमान लगाया गया है। तो ये भी अपने आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, फिस्कल डेफिसिट, अर्थात राजकोषीय घाटा क्या होता है। ठीक, राजकोषीय घाटा एक प्रकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की जो राजकोषीय नीति होती हैं उससे संबंधित होता है, जबकि जो मौद्रिक घाटा या मौद्रिक नीतियाँ होती हैं उनका संबंध होता है RBI से। ठीक, इस बारे में आपको जानकारी होगी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का जो बजट है वो 18% अधिक है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि बजट से तो उतने क्वेश्चन नहीं आते, इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी कुछ जो इम्पोर्टेंट घोषणाएँ हैं वहाँ से क्वेश्चन आ ही सकते हैं। फैक्चुअल, इस साल भी जनता पर नया कोई कर नहीं लगाया गया है। ठीक, तो आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि लगातार जो उत्तराखंड का जो बजट है उसका आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। 18% इस बार आकार उसका क्या है, बढ़ा है। ठीक है, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। देखिए, इस बार की जो घोषणा करी गई है उसमें कुछ चीज़ें, केंद्रीय जो बजट है उसकी झलक हमको इस बजट में दिखाई पड़ती है। याद होगा आपको कि वित्त मंत्री सीतारमन ने सप्तऋषि नाम के 7 कॉन्सेप्ट दिए थे, तो उसी की तर्ज पर सप्त किरण की घोषणा करी गई है। ठीक है, हमारे वित्त मंत्री के द्वारा। ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स सप्त किरण, जो रेनबो के कलर हो सकते हैं। इसमें एक है मानव पूंजी निवेश, ठीक है, दूसरा है समग्र कल्याण यानी कि ओवरऑल वेलफेयर, तीसरा है स्वास्थ्य सेवा सुलभता, ठीक, सस्ते में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, पूंजीगत खर्च, सुलभ आवागमन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएंगे, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है इस बार के बजट में, और सबसे खास बात है इकोनॉमी बनाम इकोलॉजी। ठीक है, इसको ध्यान पर रखकर उत्तराखंड सरकार ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के लिए बजट जारी किया है। मतलब पहली बार जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखकर कुछ बातें बजट में शामिल की गई हैं। जैसे उत्तराखंड सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार बजट का प्रावधान किया, और पूंजीगत व्यय जो है सरकार का उसका 0.5% इसके लिए खर्च करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि इस बार के बजट में जलवायु परिवर्तन के कंपोनेंट को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जहां पर असीमित रूप से हम विकास नहीं कर सकते, उसकी सीमाएं हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक संतुलन बना के हमें विकास करना होगा। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद होगा कि पिछले एग्ज़ाम में जो कनिष्ठ सहायक वाला एग्ज़ाम था उसमें सप्तऋषि से क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, जिसमें एक ऑप्शन था वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण, तो वो उसका आंसर था। इसी प्रकार से हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में सप्त किरण के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सप्त किरण। तो जब आपको ये 7 पॉइंट याद रहेंगे तभी वो आंसर
आप कर सकेंगे। तो फैक्चुअल रूप में मैं ये मानता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। महिलाओं के लिए ये बजट कुछ खास रहेगा। देखिए इस बार महिलाओं के लिए सरकार ने क्या क्या घोषणाएं करी हैं। एक विभाग होता है, इसका नाम है समाज कल्याण विभाग। उसके माध्यम से महिला और बाल कल्याण के लिए 2850.24 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, 1905 करोड़ रुपए सीएम महालक्ष्मी योजना के लिए शुरू किए गए हैं। अब देखिए सीएम महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? इस साल की ही है ये, जिसकी घोषणा 2023 में हुई थी, जनवरी में। ठीक है, तो देखिए जो बजट की घोषणा करी जाती है उसमें कुछ स्कीम्स की भी लॉन्च किए जाते हैं, और आज से ही नहीं, ऐसे कई सारे पिछले सालों के भी बजट देखेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है ना, तो हाल फिलहाल के जो बजट हैं, केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, उनमें जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं खासतौर पर महिलाओं के लिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी योजना की शुरुआत कब करी गई थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखने जैसी बात है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये महालक्ष्मी योजना है क्या चीज़। इस योजना के अंतर्गत माँ और उसके नवजात शिशु को उनकी साफ़ सफाई और पोषण के लिए अलग अलग किट प्रदान की जाएगी, और इस किट में मौसम के हिसाब से कपड़े और पौष्टिक आहार की व्यवस्था होगी। तो ये है आपकी क्या, महालक्ष्मी योजना। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, दूसरी बात, 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए निराश्रित विधवा पेंशन के लिए। ठीक है, 250 करोड़ रुपए किसके लिए आवंटित किए गए हैं? निराश्रित विधवा पेंशन के लिए। और 282 करोड़ रुपए नंदा गौरा योजना के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप नंदा गौरा योजना से भली भांति परिचित होंगे। एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा कि इसकी शुरुआत कब करी गई थी, किस मुख्यमंत्री ने करी थी, वगैरह वगैरह, और इन सब योजनाओं का संबंध किस चीज़ से है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, आइए देखते हैं आगे। मनरेगा के लिए 531.55 करोड़ की भारी भरकम राशि इस बार के बजट में आवंटित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, मनरेगा के बारे में आप सभी जो परिचित होंगे कि ये केंद्र सरकार की योजना थी जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इसके बारे में भी हमेशा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो मेक श्योर कि आपको मनरेगा के बारे में ठीक ठाक जानकारी हो। 3 हम वर्ड्स देखने को मिलते हैं हमको, इनोवेशन, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप। इससे ये जो 3 वर्ड हैं ये युवा शक्ति का आधार बनेगा, ऐसा मानना है सरकार का। और सरकार युवा शक्ति को ध्यान में रखकर भी बजट में फोकस करती हुई नज़र आ रही है। यह बजट युवाओं के लिए भी खास है। कैसे? जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरकार का जो विज़न है युवाओं के लिए इस बजट में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सरकार की अपनी चुनौतियां भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, राज्य योग्यता छात्रवृत्ति के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बालिकाओं की साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। दशमोत्तर कक्षाओं के एससी छात्रों के लिए 25.62 करोड़ रुपए, पूर्व दशम कक्षाओं के एसटी छात्रों के लिए 11.69 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इस बार के बजट में ये घोषणा करी गई है। ठीक है, तो छात्रों के हितों में ध्यान में रखकर, युवाओं के हितों के ध्यान में रखकर इस बजट में हमें सरकार का विजन नज़र आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो विजन सरकार ने बनाया है उसको सरकार भली भांति पूरा भी करेगी। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में देखते हैं कि बजट में क्या क्या घोषणा करी गई है। इस बार के बजट में 4,270.87 करोड़ रुपयों का प्रावधान अकेले स्वास्थ्य विभाग के लिए किया गया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई स्थानों पर मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने की भी बात कही गई है इसमें, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाएगा। तो आप अटल आयुष्मान योजना के बारे में पढ़िएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसमें इस स्लाइड में एक चीज़ नहीं लिखी गई है, और वो ये कि G20 का आयोजन तो वर्ष भर चलने वाला है पूरे भारत के अलग अलग शहरों में। फ़िलहाल मार्च के महीने में प्रस्तावित है इसकी मीटिंग रामनगर में होनी, जिसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इसके सफल आयोजन के लिए। ठीक, 100 करोड़ रुपए का आवंटन G20 के लिए किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और G20 अपने आप में एक 20 देशों का एक संगठन है जिसके पर्पस होते हैं, जिसके बारे में हमने वीडियो पहले बनाया भी था। ठीक है,
लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के साथ। इस बार के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए धामी सरकार ने ग्राम विकास महायोजना की रणनीति बनाई है। ग्राम विकास महायोजना बजट में इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? ग्राम विकास महायोजना के लिए। 25 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए बनाए गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, रोकथाम जो वो है योजना। इसी प्रकार 20 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इस बजट में, जिसके बारे में आपको सलाह दी जाती है कि इन सभी बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिएगा और अपने अपने सोर्सेस से इसको पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये सिर्फ एक गाइडलाइन है आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि इस चीज़ में आप ध्यान देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्राम विकास योजना के तहत क्या किया जाएगा? गांव स्तर पर आधारभूत सुविधाएं जुटाई जाएंगी। कैसी सुविधाएं? शिक्षा, चिकित्सा, संचार एवं पेयजल, रोजगार या स्वरोजगार के अवसर ग्रामीण स्तर पर ही उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सरकार चाहती है कि पलायन न हो, इसलिए ग्राम स्तर पर ही अगर ये सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो गांव का तो विकास होगा ही, पलायन में भी रोकथाम हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा गांव मेरी सड़क योजना शुरुआत कब हुई थी आप पता लगाइएगा, जिसके लिए 7 करोड़ रुपए ग्रामीण व्यवसाय के लिए 7 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसी बजट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली बात है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, जिसमें महिलाओं का भी एक क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का जो पॉलिटी वाला पेपर है, सेकंड का मेंस वाला, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आते रहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवार के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो देख सकते हैं कि ग्राम स्तर पर सरकार ने कौन कौन से खास कदम उठाए हैं। ठीक, आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है इसमें। बजट की 4 बड़ी बातें देखते हैं। बड़ी बातें 4 क्या हैं? मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। 10 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के लिए। 51 करोड़ उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए, जो हाई एंड यानी कि जो उच्च शिक्षा के लिए क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, उसके लिए विद्यालयों के क्लस्टर यानी कि समूह बनाया जाएगा। 51 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 100 करोड़ रुपए वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे और 92 करोड़ रुपए का प्रावधान पीएम श्री योजना के लिए किया गया है। ठीक है, पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी इसका आप पता लगाइए और इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके बारे में भी आपको सलाह दी जाती है कि आप इसमें, ठीक है, जो भी फैक्ट्स इकट्ठे हो सकते हैं करिएगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात, बजट में जो विज़न हमको सरकार का नज़र आ रहा है, क्या उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। सरकार तो पूरा प्रयास करेगी और उसको अचीव करने के लिए जो चुनौतियां सरकार के समक्ष हैं इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सरकार के समक्ष वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस विजन को पूरा करने के दौरान आ सकती है। सशक्त उत्तराखंड के संकल्प के लिए सरकार ने जो लक्ष्य लिए हैं उनकी झलक बजट में दिखाई देती है। बहुत बढ़िया। लेकिन सरकार के समक्ष एक बड़ी पूंजी की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो उद्योगपति हैं, व्यापारियों से लेकर समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति हों, यथा जैसे कि किसान, युवा, महिलाएं, विकास से जुड़ी प्राथमिकताएं पूरा करना काफ़ी आवश्यक है। इन सभी को सेटिस्फाई करना, ठीक है ना, इन सभी को क्या करना, सुनिश्चित करना कि यहाँ तक विकास पहुँचेगा, ये वाकई में एक बहुत बड़ी
चुनौती है, ठीक है ना। प्रस्तुत किए गए बजट का आकार पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 18% अधिक है, ये हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या देखिए, सरकार को वेतन और पेंशन पर ही 26,000 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं, जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है हमेशा से ही, ठीक है। तो ये एक नेसेसरी खर्चे हैं सरकार के, जो उनको करने ही होते हैं, जिसके बदले में सरकार को कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये एक वाकई में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हों, ठीक है, पेंशन सैलरीज बांटने के लिए एक बहुत बड़ा पूल चाहिए होता है, जो आपको प्रोवाइड करना ही है, ठीक है। सरकार की आमदनी में से 11,500 करोड़ रुपए पुराने कर्ज की किस्त लौटाने और 6,166 करोड़ रुपए वर्षों से लगातार लिए जा रहे कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च होंगे। आप देख सकते हैं कि सरकार के समक्ष कितनी बड़ी चुनौती है कि जो देनदारियां हैं वो भी तो लौटानी हैं, ठीक है, तभी तो कुछ हो सकेगा, ठीक। तो ये मेंस आंसर राइटिंग में आ सकता है कि सरकार के समक्ष चुनौतियां किस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक। आगामी वित्तीय वर्ष जब समाप्त हो रहा होगा तो राज्य पर 77,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका होगा, जो इस बार पेश किए गए बजट के बराबर ही होगा। देखिए कितना बड़ा संयोग है कि जितने रुपए का बजट इस बार सरकार ने प्रस्तुत किया है, अगले साल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना ही कर्ज सरकार के ऊपर चढ़ चुका होगा, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो संकल्प इस बार के बजट में लिए गए हैं, उसे पूरा करने के लिए हर साल की तरह केंद्रीय मदद और कर्ज पर निर्भरता भी सरकार की रहेगी ही, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और सरकार को किसी भी प्रकार से अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए खास कदम उठाने होंगे, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारे जो हाल ही में 15 मार्च को जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इससे संबंधित जो भी टर्म्स हैं, इकोनॉमी टर्म्स, उनको भी आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि लेक्चर के बाद हम एक खास पॉइंट पर चर्चा कर लेंगे, और वो है रेवेन्यू रिसीट और फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। आइए देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट यानी कि राजस्व प्राप्ति क्या चीज़ होती है। सरकार की आय सरकार द्वारा वसूल किए गए सभी प्रकार के शुल्क, निवेशों पर प्राप्त आय एवं लाभांश से होती है। यानी कि सरकार की जो इनकम का जो सोर्स है वो इन जगहों से होता है, और इसी को सरकार की चालू आय भी कहते हैं। इससे सरकार की ना तो देनदारी उत्पन्न होती है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी आती है, तथा यह सरकार की एक प्रमुख आय का स्रोत भी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका क्या, रेवेन्यू रिसीट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी टर्म है। जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने ये सारे टर्म्स आएंगे, और यहाँ से भी काफ़ी बारीक क्वेश्चन यूपीएससी में खास तौर पे आते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब सिलेबस ही बदलने वाला है हमारे उत्तराखंड पीसीएस का, तो हो सकता है कि यहाँ से भी आयोग क्वेश्चन बनाए। अब देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या चीज़ है। घाटा कब होगा, जब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार का जो कुल व्यय है, कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, और सरकार का खर्च किस में होता है, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी कि पूंजीगत व्यय। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कि राजस्व व्यय, ठीक है। और सरकार की जो कुल आय होती है वो कहाँ से होती है, राजस्व प्राप्ति से होती है, जो अभी हमने पढ़ा, ऋणों से होती है। अग्रिम समेत पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं, ये सरकार की आमदनी का एक सोर्स है। अगर इसमें अंतर आ जाए तो उस स्थिति को हम कहते हैं क्या, राजकोषीय घाटा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, उससे उत्पन्न होती है कौन सी चीज़, समस्या, जिसको हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा अगर नॉमिनल है, नॉर्मल है, तब तो वो प्रगति का सूचक है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो सरकार को बोरोइंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, बोरोइंग करनी पड़ती है, और जिससे कि फिर नई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो राजकोषीय घाटा का जो अंतर है वो कम से कम रहे, यही सरकार की कोशिश रहती है। और लगातार लेकिन हम देख रहे हैं कि कर्ज बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार का घाटा भी देखने को मिलता है, और इसीलिए सरकार की समक्ष जो चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं। ओके,
ऐसे कई सारे टर्म्स हैं इंडियन इकोनॉमी में जो आपको पढ़ने होंगे, जैसे कि राजकोषीय घाटा हो गया, मौद्रिकृत घाटा हो गया, रेवेन्यू रिसीव्ड है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो आपको पढ़ने ही होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक से, मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।